बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बात कर रहे हैं क्लास फर्स्ट ईयर के चैप्टर नंबर 5 से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, दैट इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लिक्विड की फेज़ के साथ इंटरेक्ट करता है, तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन। इसको कैसे कवर करना है, सबसे पहली हेडिंग आपने बनानी है डेफिनेशन की। डेफिनेशन इसकी क्या है जी? द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स इन इक्विलिब्रियम विद इट्स प्योर लिक्विड स्टेट एट अ गिवन टेम्परेचर। कोई भी लिक्विड है अपने इक्विलिब्रियम पर, जो वो वेपर प्रेशर या प्रेशर एक्सर्ट करता है वॉल ऑफ द कंटेनर पे या दूसरे मॉलिक्यूल्स पे, इन इट्स प्योर लिक्विड स्टेट, उसकी स्टेट अनटिल अनलेस लिक्विड रहे, उसे आप क्या कहोगे? वेपर प्रेशर। सिंपल वेज में यहां तक आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो, यहां तक। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। किसी भी लिक्विड के जो वेपर्स होते हैं, वो जो प्रेशर किसी चीज पे लगाते हैं, वो वेपर्स आप जिस चीज से मर्जी टकराओ, वो जो प्रेशर होता है उसे क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर। अब ये जो यहाँ पे हमने इक्विलिब्रियम की बात की, ये दरअसल इक्विलिब्रियम क्या है आपको पता है? ये सपोज दो कंटेनर है हमारे पास। अभी हमने थोड़ी देर पहले एक टॉपिक कवर किया जिसमें हमने पढ़ा था एवेपोरेशन को। तो ये एक कंटेनर है जिसके अंदर ये लिक्विड ब्लू कलर का पड़ा हुआ है। इस लिक्विड के मॉलिक्यूल को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी कहीं से, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल जो हैं कॉन्टिन्यूस मोशन में मौजूद हैं, वो रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, वो एक दूसरे से भी कोलाइड करते हैं, वॉल ऑफ द कंटेनर से भी कोलाइड करते हैं। तो कुछ मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है या फिर वो सराउंडिंग से एनर्जी ऑब्जॉर्व कर लेते हैं। तो कुछ जिन मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, यहाँ पे सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स की सपोज बढ़ जाती है, तो वो यहाँ से क्या करते हैं? एस्केप आउट कर जाते हैं, इधर से काइनेटिक एनर्जी ऑब्जॉर्व करेंगे और यहाँ से निकल जाएंगे। अगर तो ये कंटेनर था ओपन, तो मॉलिक्यूल्स यहाँ से निकल जाएंगे, कूच कर जाएंगे, और इस प्रोसेस को हम क्या नाम देंगे कि इनकी होगी एवेपोरेशन। अगर कंटेनर हो ओपन तो फिर तो होती है एवेपोरेशन। और क्या हो कि अगर ये दूसरा जो कंटेनर है, हमने इस कंटेनर को यहाँ पे ऊपर से बंद कर दिया, क्लोज कंटेनर लिया, अब मॉलिक्यूल्स जो लिक्विड के अंदर हैं, एवेपोरेशन तो अब भी उनकी होगी, वेपर्स तो बनेंगे, यहाँ पे वेपर्स बनेंगे, यानी कि ये सरफेस वाले मॉलिक्यूल्स हैं, उन्होंने काइनेटिक एनर्जी ऑब्जॉर्व की और उनके वेपर्स बने। वेपर्स बने तो वो यहाँ से बाहर जाने के लिए यहाँ तक आए, ये सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ तक आएंगे ताकि वो यहाँ से एस्केप आउट कर जाएं। लेकिन एस्केप आउट वो नहीं कर पाएंगे, एवेपोरेशन तो उनकी होगी, वो एस्केप आउट क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि बाहर से कंटेनर बंद है। अब वो क्या करेंगे? जो जो वेपर्स हैं वो इस कंटेनर के इस ढक्कन पे, इस लिड पे प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, और इस वॉल के साथ अगर टकराते हैं तो इस पे भी प्रेशर लगाएंगे। तो क्या होगा कि क्योंकि ढक्कन ऊपर से बंद है, क्लोज कंटेनर है, तो वो वेपर्स इसके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे और इस प्रेशर का नाम क्या होगा हमारे पास? वेपर प्रेशर। अब लिक्विड कन्वर्ट हो गया किसके अंदर? वेपर्स के अंदर। इस अमल को हमने नाम दे दिया एवेपोरेशन का। लेकिन क्योंकि कंटेनर हमारा क्लोज है और मॉलिक्यूल्स जो हैं वो रैंडम मोशन शो कर रहे हैं, कभी दीवार से टकरा रहे हैं, कभी आपस में टकरा रहे हैं, जब वो आपस में टकराते हैं तो आपस में कोलाइड होकर दोबारा काइनेटिक एनर्जी लो करते हैं और दोबारा लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कुछ इस तरह से यहाँ पे आपके पास वेपर्स बने हुए थे, वो वेपर्स आपस में कोलाइड किया उन्होंने और दोबारा से कोलाइड करके उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हुई और दोबारा से लिक्विड फेज में कन्वर्ट हो गए। इसी तरह से सारे मॉलिक्यूल्स मोस्टली ये काम करते हैं कि पहले लिक्विड के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, वो वेपर्स में कन्वर्ट होंगे, वेपर्स बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, लेकिन ऊपर से सिस्टम क्लोज है, वो उससे टकरा के दोबारा आपस में कोलाइड करेंगे, काइनेटिक एनर्जी दोबारा कम हो जाएगी और वो दोबारा लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसका मतलब काम ये हुआ कि जो लिक्विड से वेपर्स बने थे, एवेपोरेशन हुई थी, अब उनको निकलने की जगह नहीं मिली, काइनेटिक एनर्जी तो बढ़ी हुई थी, लेकिन वो आपस में कोलाइड होकर दोबारा से किस में कन्वर्ट हो गए? लिक्विड में। इस अमल को हम नाम देंगे कंडेंसेशन का। और एक क्लोज कंटेनर के अंदर ये दोनों अमल जो हैं, पहले स्टार्टिंग में एवेपोरेशन तेजी से हो रही होती है, कंडेंसेशन ना होने के बराबर होती है, लेकिन एक वक्त ऐसा आता है कि जिस स्पीड से एवेपोरेशन हो रही होती है, यानी कि लिक्विड से वेपर्स बन रहे होते हैं, उसी स्पीड से वेपर से लिक्विड भी बन रहे होते हैं, इसे क्या कहते हैं? कंडेंसेशन। तो इस स्टेज को जहां पे रेट ऑफ एवेपोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन, क्योंकि एवेपोरेशन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है, कंडेंसेशन रिवर्स रिएक्शन में हो रही है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इस स्टेज को हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये एक ऐसी स्टेज होती है जहां पे लिक्विड
वेपर्स में और वेपर्स लिक्विड में, यानी कि लिक्विड वेपर में जब कन्वर्ट होंगे तो वेपोरेशन फॉरवर्ड रिएक्शन में हो रही है, और वेपर जब लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो वेपोरेशन रिवर्स रिएक्शन में हो रही है। ये अगर अपोजिट डायरेक्शन में रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो दरअसल हम इस इक्विलिब्रियम की यहाँ पे बात कर रहे थे, और एक क्लोज कंटेनर के अंदर ये इन्वायरमेंट मेंटेन हो जाता है, और ये जो वेपर प्रेशर कहीं भी लगा रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज वेपर प्रेशर। होप सो ये कॉन्सेप्ट यहाँ आप लोगों का क्लियर हुआ हो। अब आगे चलते हैं। अगर हम कुछ एग्जांपल्स मेंशन है आपके पास कि ये कंपाउंड्स हैं, आइसोपेंटेन है, इसके अलावा क्लोरोफॉर्म है, मर्क्यूरी है, इनके वेपर प्रेशर की वैल्यूज यहाँ पे टॉर के अंदर, टॉर दैट इज द यूनिट जो कि वेपर प्रेशर के लिए यूज किया जाता है, वैसे नॉर्मल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के लिए भी इसको यूज किया जाता है। तो ये टॉर में इसकी वैल्यूज दी गई हैं जो कि एमसीक्यू के तौर पे आपसे पूछी जा सकती हैं। और ये जो वेपर प्रेशर मेजर किया गया ये है 20 डिग्री सेल्सियस पे, ये रूम टेम्परेचर पे नहीं है। रूम टेम्परेचर 25 होता है, 100 डिग्री सेल्सियस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट हो गया, उस टेम्परेचर पे नहीं है, ये 20 डिग्री सेल्सियस पे इन मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर इतना होता है। जैसा कि अगर आप सतह समंदर की बात करते हैं तो वहां पे नॉर्मल कंडीशंस पर जो वाटर है उसका वेपर प्रेशर 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या फिर कह लें 760 टॉर होता है। तो वो किस टेम्परेचर पे होगा? वो नॉर्मल टेम्परेचर यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस पे होगा सतह समंदर पर। अच्छा, अगर हम बात करते हैं इसके फैक्टर्स की, तो फैक्टर्स हमारे पास ऑलमोस्ट 3 मेंशन्ड हैं, और ये जो ग्रीन कलर में फैक्टर्स मेंशन हैं ये फैक्टर वो वाले फैक्टर्स हैं जो वेपर प्रेशर के ऊपर अफेक्ट नहीं करते। ये ऑल दो बाकी पैरामीटर्स के अंदर, बाकी चीजों के अंदर, प्रॉपर्टीज के अंदर अफेक्ट करते हैं, लेकिन इन तीनों के चेंज करने से वेपर प्रेशर पे कोई असर नहीं पड़ता। आपने ये 3 फैक्टर्स याद करने हैं जिनके चेंज करने से वेपर प्रेशर पे चेंज आता है। पहले फैक्टर की अगर हम बात करते हैं तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, दीज आर इनवर्सली रिलेटेड विद द वेपर प्रेशर। अब यहाँ पे हमने सीखा कि वेपर प्रेशर क्या है कि एक मॉलिक्यूल जो लिक्विड था वो वेपर में बनता है, और वेपर बनता है तो कहीं जाके प्रेशर लगाता है, उसे कहते हैं वेपर प्रेशर। अब एक ऐसा लिक्विड जिसके इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं वो वेपर बनने ही नहीं देंगी, वेपर ऊपर जाएगा ही नहीं, वेपर कहीं जाएगा नहीं, कहीं टकराएगा नहीं, और वेपर प्रेशर ही एग्जर्ट नहीं करेगा। दैट्स वाई हम कहेंगे कि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होने की वजह से मॉलिक्यूल अपने वेपर ही नहीं बना पाते, और वेपर जब बनेंगे ही नहीं तो वो कहीं वेपर प्रेशर नहीं लगा सकते। दैट्स वाई वी विल से दैट इफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस आर ग्रेटर, दे आर स्ट्रॉन्गर, देन द वेपर प्रेशर विल बी लेसर। अगर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ज्यादा होंगी तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जिस तरह से अगर आप गैसोलीन और इसकी बात करते हैं वाटर की, तो गैसोलीन में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वीक हैं, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, और वाटर के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग हैं, उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दूसरा टेम्परेचर, दैट इज द मेन फैक्टर जो डिसाइड करता है कि वेपर प्रेशर ज्यादा होगा या कम। अगर टेम्परेचर ज्यादा होगा तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा, टेम्परेचर कम होगा तो वेपर प्रेशर भी कम। इसकी रीजन क्या है? इसकी रीजन ये है कि अगर हम लिक्विड को ज्यादा हीट करते हैं, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर के बढ़ने से ज्यादा मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे तो वो वॉल ऑफ कंटेनर से जाके ज्यादा टकराएंगे और वहां पे ज्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। इसलिए हम कहेंगे टेम्परेचर के बढ़ाने से, हीट के बढ़ाने से वेपर प्रेशर इंक्रीज हो गया। तो बोथ आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ईच अदर, टेम्परेचर इज डायरेक्टली रिलेटेड विद द वेपर प्रेशर। अगर हम इनकी बात करते हैं, जो एग्जांपल्स हमने लिए हैं, अगर 20 डिग्री सेल्सियस पे इनका वेपर प्रेशर इतना है, अगर टेम्परेचर को बढ़ा दिया जाए तो ये वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद लास्ट फैक्टर जो है हमारे पास वो है नेचर ऑफ द लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड को हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं कह सकते, इसको हमें इस तरह से याद करना है कि अगर आपके पास जो लिक्विड है, कोई ऐसा लिक्विड है जिसका बॉइलिंग पॉइंट है कम, वो कम टेम्परेचर पे बॉयल हो जाता है, तो उसका वेपर प्रेशर हमेशा क्या होगा? ज्यादा होगा। और एक ऐसा लिक्विड जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, उसका वेपर प्रेशर हमेशा आपके पास क्या होगा? कम। इन दोनों को आपने इस तरह से रिलेट कर देना, इसका डायरेक्ट और इनवर्स रिलेशन नहीं बन सकता। दैट्स ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर। आपने इन 3 चीजों को लाजमी याद रखना है कि अगर आप अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ा दो फिर भी वेपर प्रेशर नहीं बढ़ता। आप वॉल्यूम ऑफ कंटेनर बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ा दो, सरफेस एरिया बढ़ाने से क्या होगा? सरफेस एरिया ज्यादा होगा, ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल एवेपोरेट होंगे, ज्यादा से ज्यादा वेपर बनेंगे, वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, लेकिन दोबारा जब वो कंडेंस होंगे तो ये अमल भी तो बराबर हो जाएगा। तो इसका मतलब आप सरफेस एरिया बढ़ा दें, वॉल्यूम बढ़ा दें, अमाउंट ऑफ लिक्विड बढ़ा दें, वो वेपर प्रेशर को चेंज नहीं करते, वो जाके एवेपोरेशन की स्पीड को स्पीड अप कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे इनका कोई रोल नहीं है। इसलिए इनको आपने इनमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, आपने बस इन 3 फैक्टर्स को याद करना है। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो कि चैप्टर 5 में है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में भी आता है, तो इसको आपने इस लिहाज से याद कर लेना है। होप सो ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा हेल्पफुल रहा हो। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह वी विल कम अप विद द नेक्स्ट टॉपिक विच इज बॉइलिंग पॉइंट इंशाल्लाह ताला। टिल देन अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।